सो आई अंडरस्टैंड कि आप लोग भी वीएफएक्स की इंडस्ट्री में नए हो एंड आपको नहीं पता कि कौन से सॉफ्टवेयर यूज करने चाहिए या क्या हार्डवेयर होना चाहिए। आपने एक लैपटॉप बनाया, आपने एक सिस्टम बनाया, आपने पीसी बनाया, बट स्टिल वो काम नहीं कर रहा है एंड आपको आउटपुट नहीं दे रहा। आपको अभी भी लग रहा है कि स्लो है या रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, या अगर मैं लूँ नया सिस्टम तो मैं कैसे बनाऊँ, क्या बनाऊँ, फिर क्या चीज़ें ऐड करूँ, क्या चीज़ें ऐड नहीं करूँ, फिर ओवर बजट जा रहा है, अंडर बजट हो रहा है। ये सारी चीज़ें, सारी कॉम्प्लेक्सिटीज, जितने भी थॉट्स है, जितने भी डाउट्स है, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। क्योंकि एक टाइम में, एक फेज में मैं भी इस सिचुएशन में था जहां मुझे कुछ नहीं पता था कि सिस्टम कैसे काम करता है, रैम के स्पीड क्या होते हैं, उसमें एमएच क्यों लिखा होता है, उसमें जो स्पीड वैल्यूज होते हैं वो क्या होता है, फिर कोड्स क्या होता है, थ्रेड्स कितने होने चाहिए, कोड्स कितने होने चाहिए, फिर अलग अलग जो वर्जन्स होते हैं वो क्या है, प्रोसेसर्स के ग्राफिक कार्ड कैसा लेना चाहिए। ये सारी कंफ्यूजन आई अंडरस्टैंड कि कितना हेक्टिक है, एंड एक बार लेने के बाद ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं है कि आप उसको चेंज करो एंड दोबारा नया खरीदो या अपग्रेड करते रहो। जेन्युइनली ये प्रिविलेज सबके पास नहीं है। आपने अगर एक सिस्टम बनाया तो ऑब्वियसली आप चाहोगे कि वो 3-4 साल चले मिनिमम। सो इन्हीं सारे डाउट्स को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया है एंड ये वीडियो आपके लिए है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब चीज़ें कैसे करनी है और क्या है। सो वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का वीएफएक्स बॉय पर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको सही हार्डवेयर कैसे चूज करना है एंड क्या रिक्वायरमेंट है किस सॉफ्टवेयर के लिए, एंड आप अपने बजट में कैसे कोई सिस्टम बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मैं इंडस्ट्री में बात करूँ कि इंडस्ट्री में कौन से हार्डवेयर यूज होते हैं या स्टूडियोज में कैसे काम होता है, सो बेसिकली स्टूडियोज में सिस्टम होते हैं बट वो एक सर्वर से लिंक्ड होते हैं, एक फार्म से लिंक्ड होते हैं। यानी कि अगर आप किसी सिस्टम पे काम कर रहे हो तो वो एक फार्म का पार्ट है, यानी कि एक सिमुलेशन फार्म का है। लाइक फार्म किस चीज को बोलते हैं? फार्म यानी कि आपके बहुत सारे सिस्टम्स एक साथ कंबाइंड है एंड आप अपने सारे टास्क, सिमुलेशन, रेंडरिंग, उन सारे सिस्टम्स पे इक्वली डिवाइड कर सकते हैं ताकि आपका जो वर्कलोड हो, जो आपका सिमुलेशन टाइम हो या रेंडरिंग टाइम हो, वो सब में डिवाइड हो जाए एंड आपका आउटपुट जल्दी निकले। सो बेसिकली बहुत सारे सिस्टम्स को मिला के जो एक चीज बनती है उसको फार्म कहा जाता है। सो इंडस्ट्री में कैसा होता है, कंपनीज में कैसा होता है कि बहुत सारे सिस्टम ऐसे मर्ज रहते हैं एक दूसरे से ऑब्वियसली, बट आपको अपना पर्सनल सिस्टम पे मिलता है एंड लोएस्ट जो उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 128 GB। ये मिनिमम होता है, ठीक है। लाइक 64 भी होता है ऑब्वियसली, बट 64 टू 128 के बीच में आपके सिस्टम्स होते हैं। मैं रैम की बात कर रहा हूँ एंड प्रोसेसर्स काफी स्ट्रांग होता है। इधर इंटेल के Xeon करके एक सीरीज है वो होता है, या तो AMD के थ्रेड रिपर्स होते हैं, क्योंकि इनके कोर बहुत स्ट्रांग होता है। मैं आपको बताऊंगा कि ये सब चीजें नाम और क्या है, कोर वगैरह कैसे, एंड इंटेल AMD कैसे काम करता है। तो मैं एक रफ आइडिया आपको दे रहा हूँ कि इंडस्ट्री में लाइक कौन से हार्डवेयर यूज होते हैं। तो बेसिकली बहुत महंगे एंड एक्सपेंसिव प्रोसेसर्स है जो इंडस्ट्री ही अफोर्ड कर सकती है, कंपनी अफोर्ड कर सकती है। वो लोग अफोर्ड करते हैं एंड वो खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम ऑब्वियसली उनसे इजी होता है एंड रेंडरिंग प्रोसेस एंड सिमुलेशन प्रोसेस बहुत इजी हो जाता है, फास्ट होता है उसमें। एंड उनके ग्राफिक कार्ड्स भी A6000 जो एनवीडिया के है या AMD के यूजुअली इतने हाई एंड सिस्टम्स लाइक ग्राफिक कार्ड्स अभी तक नहीं है जो इंडस्ट्री में यूज हो। तो एनवीडिया के काफी सारे ग्राफिक कार्ड्स है जो कि इंडस्ट्री लेवल के है, जैसे कि टाइटन सीरीज है, देन A6000 सीरीज है, या उनके क्वाड्रो करके एक सीरीज है वो है। तो मेजरली ये सब जीपीयूज यूज होते हैं उसमें, जो कि ग्राफिक कार्ड है। सो ऑब्वियसली ये सारी चीजें हम अपने घर पे नहीं बना सकते बिकॉज उसके लिए काफी पैसा लगता है, काफी सेटअप लगता है। एंड इससे जायज ये भी है कि अगर इतना फास्ट एंड सुपर कंप्यूटिंग पावर है तो उसमें हीट भी एक्सेस जनरेट होगा, तो हीट को भी आपको अच्छे से एलिमिनेट करना पड़ेगा कि आपका सिस्टम ज्यादा हीट नहीं हो एंड उसमें प्रोसेसिंग में इश्यूज नहीं हो। एंड सीधी सी बात, हम घर पे इतना हाई एंड सिस्टम नहीं बना सकते। तो हम जो घर पे बना सकते हैं वो आपको बताने से पहले कि कौन से हार्डवेयर यूज करना है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पीसी और लैपटॉप में क्या डिफरेंस है एंड हमको कौन सा चीज यूज करना चाहिए। सो ऑब्वियसली एक ट्रेंड है अभी की इंडस्ट्री में सब मेजोरिटी लैपटॉप यूज कर रहे हैं, हाई एंड सिस्टम जिसे कहते हैं, जो गेमिंग लैपटॉप्स है, जो कि होते हैं 1.5-2 लाख के, 2.5 लाख के। ऑनेस्टली अगर आपको वीएफएक्स का काम करना है तो आप लैपटॉप मत खरीदिए, कि लैपटॉप में पोर्टेबिलिटी के अलावा आपको बाकी कुछ नहीं मिलेगा। पोर्टेबिलिटी ये है कि आप एक जगह से उठ के उसको दूसरी जगह ले जा सकते हो, बस। अगर आप वीएफएक्स इंडस्ट्री में हो तो आपको लैपटॉप नहीं लेना है। अगर आपको प्रेजेंटेशन करना है, आपको मार्केटिंग में जाना है, आपको कॉर्पोरेट जॉब करना है, तो आप डेफिनेटली एक लैपटॉप लीजिए। उसके लिए भी 2-2.5 लाख का लैपटॉप लेने की जरूरत नहीं है। आप बेसिक 50-60-80 हजार का लैपटॉप लेके भी काम कर सकते हो। बट अगर इस आप इंडस्ट्री में हो, वीएफएक्स की इंडस्ट्री में हो, इस फील्ड में आना चाहते हो, तो लैपटॉप मत लीजिए। क्योंकि लैपटॉप्स में ये क्या होता है ना कि आपके जो हार्डवेयर है वो लिमिटेड है, आपकी स्क्रीन छोटी है, हीटिंग प्रॉब्लम्स है, बैटरी इश्यूज है। एक पॉइंट के बाद आप कितना भी महंगा लैपटॉप ले लो वो काम नहीं करेगा। जबकि दरअसल मैंने कितने सारे लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, लैपटॉप से पीसी में ट्रांजिशन करवाया। जितना महंगा उनका लैपटॉप था उससे कम प्राइस में या इक्विवेलेंट प्राइस पे मैंने एक अच्छा पीसी या तो एक सेटअप बनवा के दिया है
जो कि बहुत बेहतर है लैपटॉप से। आप अगर सोच रहे हो कि मेरा 1.5 लाख का बजट है और मैं लैपटॉप लूंगा, प्लीज वो थॉट हटाइए एंड 1.5 लाख का आप एक सिस्टम बना सकते हैं जो आपके लैपटॉप से भी अच्छा बनेगा, ये गारंटी है। एंड वो आपको लॉन्ग रन में काम करेगा, बिकॉज लैपटॉप एक पॉइंट के बाद उसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है, जो उसका एक स्ट्रेच करने का पार्ट होता है ना, कि वो इतना हद तक मैं उसको खींच सकता हूँ, वो चला जाता है। क्योंकि थोड़े थोड़े टाइम बाद उसका बैटरी टेयर ऑफ हो जाएगा एंड बैटरी का प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाएगा, ओवर हीटिंग होगी। एंड ऑब्वियसली अगर आप चाहेंगे कि मैं हार्डवेयर अपग्रेड करना चाहता हूँ, रैम अपग्रेड करना चाहता हूँ या नया प्रोसेसर लगाना चाहता हूँ, आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको फिर नया लैपटॉप ही लेना पड़ेगा। सो सीखने के लिए या प्रेजेंटेशन के लिए या पोर्टेबिलिटी के लिए आपको चाहिए तो आप लैपटॉप रखिए, वरना एक सिस्टम बनाइए, एक अच्छा सिस्टम बनाइए जो कि आपका 1-1.5 लाख के बजट में काफी अच्छा सिस्टम बन जाएगा। एंड उसमें आप वीएफएक्स इजीली कर सकते हैं, चाहे वो एफएक्स हो या रोटो हो, कंपोजिटिंग हो, मॉडलिंग हो, टेक्सचरिंग हो, पीसी पे अच्छा हो जाएगा। क्योंकि इंडस्ट्री में भी पीसी यूज होता है, लैपटॉप यूज नहीं होते हैं। आप पीसी में 2-3 स्क्रीन लगा सकते हो। ऑब्वियसली आप मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हो लैपटॉप पे, उसको लाइक सेकंड स्क्रीन यूज कर सकते हो या एक्सटेंड कर सकते हो, बट आप पॉइंट समझिए कि लैपटॉप नहीं लेना है। छोटी चीजों के लिए लैपटॉप ठीक है, बट अगर आपको फुल फ्लेज कुछ काम करना है तो उसके लिए पीसी अच्छा है। तो अब आते हैं हम प्रोसेसिंग पावर, कोड्स, क्लॉक, परफॉर्मेंस, स्पीड, ये सब क्या होता है उस बारे में जानेंगे। सो हम कि कौन सा हार्डवेयर हमें रिक्वायर्ड है, उससे पहले ये समझे कि बाकी सारी चीज़ें जो आती है एक सिलेक्शन में, एक प्रोसेस में, कि कोड्स क्या होता है, परफॉर्मेंस क्या होता है, कोड्स, क्लॉक क्या होता है, स्पीड क्या होता है, तो ये सब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोड्स और थ्रेड्स की। सो ये याद रखना है कि जितना कोड्स होगा उतना बेटर है आपके सिमुलेशन के लिए या आपके प्रोसेसिंग के लिए। तो उससे क्या होता है, कोर बेसिकली आपका जो मेन प्रोसेसर है उसके अंदर होता है। बेसिकली आपका परफॉर्मेंस है, ठीक है, कि आपका सिमुलेशन, आपका काम कितने जल्दी होगा, कितने इजीली होगा, कितना कैलकुलेशंस फास्ट होगा, ठीक है। तो जितना कोर ज़्यादा है उतना बेहतर है। AMD सीरीज जो आता है, AMD एक कंपनी है। पहले बेसिकली मैं आपको कंपनीज बता दूं, दो कंपनीज है, एक AMD और एक इंटेल, ठीक है। इंटेल आप सबको पता होगा क्योंकि वो बहुत पहले से है एंड सारे सिस्टम्स में पहले इंटेल ही होता था। AMD अभी अभी थोड़ा ग्रो हुआ है, लाइक उसका आर्किटेक्चर, उसका प्रोसेसर, उसके ग्राफिक कार्ड्स अभी अभी लाइक मार्केट में ज़्यादा नोन हुआ है एंड इतना ऑप्टिमाइज्ड एंड स्टेबल है कि वो अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है इंडस्ट्री में। एंड मेजरली अभी अगर कोई इंडस्ट्री में ऐसे विजुअल इफेक्ट्स में काम करता है तो वो AMD प्रेफर करेगा ओवर इंटेल। ऑब्वियसली दोनों के प्लस एंड माइनसेस है, लेकिन हम वो बात नहीं कर रहे यहाँ पे। हम कोड्स एंड क्लॉक स्पीड एंड बाकी सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मैं आपको इन जनरल एक आउटलाइन दे दूंगा कि इंटेल और AMD क्या है, वो आपकी चॉइस प्रेफरेंस के ऊपर है कि आपको क्या लेना है। तो बेसिकली AMD के जो राइजन सीरीज है वो उनका एक सीरीज है प्रोसेसर्स का, ठीक है। राइजन सीरीज है और थ्रेडरिपर सीरीज है। थ्रेडरिपर्स बहुत पावरफुल सिस्टम्स है, लाइक उसके लिए आपको पैसे लगेंगे ऑब्वियसली, जो कि बहुत ज़्यादा है। उसका बेस प्रोसेसर ही आपका 1.5 लाख से शुरू होता है। सिर्फ प्रोसेसर की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ प्रोसेसर 1.5 लाख का होता है। एंड उसमें हीटिंग इश्यूज भी है, तो आपको कूलिंग सिस्टम मैनेजमेंट भी वैसे रखना पड़ेगा आपके पीसी में। बट हमको थ्रेडरिपर नहीं लेना, वो बहुत हाई लेवल के काम के लिए। आपको यूजुअली घर के सिस्टम्स में इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा जब तक आप उस लेवल का काम कर रहे हैं या उतना सिमुलेशन आप कर रहे हैं। तो Ryzen 5 सीरीज, 7 सीरीज, 9 सीरीज, ये सब आप ले सकते हैं। तो उसमें स्टार्ट होता है 8 कोर से, 12 कोर, 16 कोर। एंड अभी लेटेस्ट जो नया Ryzen सीरीज है उसमें 24 कोर भी हो सकता है। अभी तक बाहर नहीं आया है, लाइक अभी तक रिलीज नहीं हुआ वो सारी चीजें, अभी सिर्फ स्पेकुलेशंस है। बट पॉसिबली 24 कोर्स तक भी हो सकता है। थ्रेडरिपर्स में अवेलेबल है 32 कोर, 64 कोर्स, बट यूजुअली Ryzen सीरीज में 16 कोर तक मैक्स है फिलहाल। सो जैसे मैंने बताया कि जितना कोर हो उतना बेटर हो। सो Ryzen सीरीज में कैसा है, वो मल्टी थ्रेडेड वर्कलोड्स अगर आपके होते हैं तो वो इजीली कर सकता है, क्योंकि उसमें कोर काउंट ज्यादा है। तो आइडियली आप रेंडरिंग के लिए एंड सिमुलेशन के लिए यूज कर सकते हो AMD सीरीज के लिए जितने भी प्रोसेसर्स बने हैं वो। एंड इंटेल के जितने भी प्रोसेसर है, i7, i9 सीरीज जो लेटेस्ट आया वो सब, उसमें आपके जो लाइव सिमुलेशन प्रीव्यूज होंगे या आपके व्यू पोर्ट पे चीजें होंगी, कैलकुलेशंस है, उसमें भी फास्ट है। उसमें सिंगल हैंडेडली जो एक सिंगल कोर होता है, सिंगल कोर परफॉर्मेंस अच्छा है। एंड AMD में मल्टी कोर प्रोसेसिंग अच्छा है, मतलब एक साथ बहुत सारे कोर्स आपके साथ में काम कर सकते हैं एंड आपके सिमुलेशंस को या टास्क को जल्दी प्रोसेस कर सकते हैं। अब ये फर्स्ट चीज होता है कोई भी प्रोसेसर लेने से पहले कि आपको कोर देखना है, जितना ज्यादा है उतना बेहतर है। ऑब्वियसली जितना ज्यादा कोर्स है वो एक्सपेंसिव भी होगा। इसका बेस प्राइसिंग आई गेस Ryzen 5 का स्टार्ट होता है अराउंड 25 या 30,000 से। एंड जो Ryzen 9 सीरीज है जो लेटेस्ट है वो आई गेस 55 या 60,000 तक मिलता है सिर्फ प्रोसेसर। तो डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, आपका काम कितना है। आप Ryzen 5 और Ryzen 7 से भी शुरू कर सकते हैं जो बेसिक कोर काउंट है 8 या 12। फिर इसके बाद आता है हमारा क्लॉक स्पीड।
जितना आपका कोर काउंट इंपॉर्टेंट है उतना ही क्लॉक स्पीड भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी यही चीज है कि जितना आपका क्लॉक स्पीड ज्यादा हो उतना आपका प्रोसेसिंग अच्छा होगा। अब इसमें फैक्टर कैसा है ना कि आपका क्लॉक स्पीड ज्यादा हो और अगर कोर काउंट कम भी हो तो भी चलेगा। तो यूजुअली कैसा होता है ना कि आपका जो क्लॉक स्पीड है वो गीगाहर्ट्ज के हिसाब से लाइक GHz लिखा रहेगा, यानी कि गीगाहर्ट्ज के ऊपर है। तो आपका जो बेस स्पीड जितना हो, लाइक आपका प्रोसेसिंग पावर एंड सिमुलेशन में उतना अच्छे से यूज होगा वो स्पीड। क्योंकि कैसा होता है ना, बहुत सारे प्रोसेसर्स में लाइक कोर काउंट तो ज्यादा होता है बट उसका बेस स्पीड जो होता है वो बहुत कम होता है। तो इसमें ये चीज फैक्टर आपको ध्यान देना है कि आप जब कोई प्रोसेसर लो तो उसका बेस स्पीड भी देखना। जैसे इंटेल के बेस स्पीड्स बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उसकी कोर स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं होती। जैसे AMD में आपका बेस स्पीड आपको 3.8 गीगाहर्ट्ज मिलता है, तो वहीं आपको इंटेल में 4 या 4.1 गीगाहर्ट्ज मिलता है, बट उसमें कोर्स कम मिलता है। क्योंकि जो मैक्स स्पीड होता है वो एक टर्म होता है ओवरक्लॉकिंग करके। तो वो बेसिकली जो हाई एंड सिस्टम्स है जिसको आता है ओवरक्लॉकिंग बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें आप अपना हार्डवेयर का पोटेंशियल और बढ़ाते हो जितना कंपनी ने दिया है उससे ज्यादा। बट वो रिस्की भी हो सकता है, अगर आप प्रॉपरली नहीं करो तो आपका हार्डवेयर खराब हो सकता है, आपका प्रोसेसर बर्स्ट हो सकता है, यानी कि वो काम नहीं करेगा, फिर वो जल जाएगा या ब्रेक हो जाएगा एक पॉइंट पे। तो वो ओवरक्लॉकिंग हमें नहीं करना। तो ओवरक्लॉक करके आप ऑब्वियसली वो स्पीड अचीव कर सकते हो, क्लॉक स्पीड अचीव कर सकते हो, बट जो बेस स्पीड होता है ना वो जितना ज्यादा हो वो अच्छा हो। सो कैश एंड आर्किटेक्चर लाइक एक टर्म है बट यूजुअली आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप अच्छा एक प्रोसेसर लोगे तो उसका क्लॉक स्पीड एंड कैश एंड आर्किटेक्चर ऑब्वियसली अच्छा होगा, जो कि नए सीपीयूज में सब में अच्छा ही होता है, AMD के सिस्टम में और बेहतर है। सो बेसिकली क्या होता है कि वो इंटरनली जो प्रोसेसर का काम है कि मेमोरी मैनेजमेंट एंड प्रोसेसिंग कैसे होना चाहिए, कितने कैशेस में होना चाहिए एंड कितने कोर्स में होना चाहिए, कैसे डिवाइड करना चाहिए, बेसिकली आपका जो भी एनहांसिंग चीज होता है ना वो डिसाइड करता है कैश एंड आर्किटेक्चर। बट यूजुअली हम एज अ कंज्यूमर जब कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो ये चीजें नहीं देखते, हम सिर्फ कोड्स एंड क्लॉक स्पीड्स देखते हैं। तो ये तो हमारा प्रोसेसर का रहा, होपफुली आपको समझ में आना इजी हो। तो AMD एंड इंटेल ये दो कंपनीज है और आपको देखना है कि बेस स्पीड कितना है एंड कोर कितना है। जितना ज्यादा होगा दोनों उतना बेहतर है एंड आपके चॉइस और प्रेफरेंस के ऊपर है कि आपको AMD लेना है या राइजन। मैं पर्सनली AMD यूज करता हूँ तो मैं AMD प्रेफर करता हूँ ओवर इंटेल एनी टाइम। फिर उसके बाद आता है हमारा ग्राफिक्स कार्ड। सो ग्राफिक कार्ड का यूजुअली कैसा होता है कि आजकल इतना लुभाने वाला चीज हो गया है कि आप अगर गेमिंग करो या बड़े बड़े टर्म्स है रे ट्रेसिंग एंड AI एंड विजुअलाइजेशन, तो ये सब चीजें इतना लोगों के दिमाग में घुस चुका है कि उनको लगता है कि हाई एंड ग्राफिक कार्ड लेने से ही फायदा होगा एंड उससे चीजें इजी होंगी एंड टास्क जल्दी खत्म होगा। बट लेट मी टेल यू ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो हमारा GPU यानी कि ग्राफिक कार्ड का काम बहुत कम है, ना के बराबर है, क्योंकि हमको ग्राफिक कार्ड और ग्राफिक कार्ड की पावर की जरूरत ही नहीं है। हमको ग्राफिक कार्ड कहाँ लगता है, जहां आपका जो व्यू पोर्ट होगा, अगर आप मॉडलिंग कर रहे हो, एनिमेशन कर रहे हो या FX कर रहे हो, तो व्यू पोर्ट पे जो आपका विजुअलाइजेशन होगा ना, जो आप टेक्सचर्स देखोगे या उसके शेडर्स देखोगे, सिर्फ वो लोड करने में काम आता है। एंड सिर्फ एक ही जो हमने डिस्कस किया था रेड शिफ्ट करके रेंडरर है, सिर्फ वो GPU बेस्ड है यानी कि ग्राफिक कार्ड बेस्ड है, बाकी सब CPU बेस्ड है। तो मेरे हिसाब से ग्राफिक कार्ड्स की हमें जरूरत नहीं है। मैंने भी ग्राफिक कार्ड लिया था जब मैंने सिस्टम बनाया था, काफी हाई एंड ग्राफिक कार्ड लिया था मैंने RTX, क्योंकि रे ट्रेसिंग और ये सब का जमाना था, तो उसी चीज में आकर मैंने RTX लिया था। बट जैसे जैसे मैं काम करता रहा मुझे रियलाइज हुआ कि मैं क्यों लिया ये ग्राफिक कार्ड, लाइक मुझे जरूरत ही नहीं है इस ग्राफिक कार्ड की। बाद में जब ध्यान आया कि अरे मैं ग्राफिक कार्ड के बदले अपना रैम अपग्रेड कर सकता था या और अच्छा प्रोसेसर ले सकता था, क्योंकि ग्राफिक कार्ड एक्सपेंसिव आता है। आपका अगर प्रोसेसर से वो आ रहा है 50,000 का, तो आपका ग्राफिक कार्ड 60, 70, 80 और जो हाई एंड ग्राफिक कार्ड है वो तो 3-4 लाख के आते हैं। सो जब मैंने काम किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि अरे हमको तो जरूरत ही नहीं है ग्राफिक कार्ड्स की। मेरा पर्सनल थॉट ऐसा है कि हमको इंडस्ट्री में ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं है, अदर देन आप जो आपको विजुअलाइज करना है उसको छोड़ के। एंड अगर आपका कोई रेंडरर है जैसे रेडशिफ्ट जो GPU बेस्ड है, तो वो आप यूज कर सकते हो लाइक पावर उसमें। एंड अनरियल के लिए यूज कर सकते हो। ऑब्वियसली अभी अनरियल के लिए आप जितना ग्राफिक कार्ड अच्छा होगा उतना बेहतर है, क्योंकि वो लाइव सॉफ्टवेयर है, लाइक रियल टाइम है, तो आपको वो सारे आउटपुट इजीली देता है, लाइक रियल टाइम पे दे देता है। तो उसके लिए हाई VRAM की जरूरत है, यानी कि जो ग्राफिक कार्ड में रैम होता है उसको VRAM करते हैं, लाइक वीडियो मेमोरी रैम कहते हैं उसको। तो वो जितना अच्छा होगा उतना बेहतर है। प्लस अगर FX के लिए आप कुछ देख रहे हैं जैसे कि Axiom एक सॉल्वर है, एक प्लगइन है होडनी के लिए जो GPU बेस्ड है, तो अगर आपको वो चलाना है तो आप GPU लीजिए। इसमें भी दो कंपनीज है, एक एनवीडिया और एक AMD। एनवीडिया सबसे नोन है जो RTX एंड GeForce सीरीज एंड टाइटन सीरीज, क्वाड्रो सीरीज, ये सब सीरीज उसके बहुत फेमस है बहुत पहले से। AMD अभी नया अपने आर्किटेक्चर बढ़ा रहे हैं एंड सारे प्रोसेसर्स बढ़ा रहे हैं, तो वो नोन हो रहा है काफी, लाइक ऑप्टिमाइज बहुत है। तो उनके जो रेडियन और RX सीरीज आते हैं वो AMD के हैं एंड एनवीडिया के RTX या GeForce सीरीज है वो आते हैं।
आते हैं। तो आपकी चॉइसेस के ऊपर है कि आपको कैसा चाहिए। अगर आपको साइड बाय साइड गेमिंग भी करना है तो आप ग्राफिक कार्ड ले सकते हैं, बट वीएफएक्स में मेरे हिसाब से काम नहीं आता इतना ग्राफिक कार्ड, बाकी आपका चॉइस है। एंड वीरैम वही काम करता है कि जितना आपका वीरैम ज्यादा हो उतना आपका टेक्सचरिंग एंड डिटेलिंग ज्यादा स्मूथली रेंडर हो पाएगा, लाइक इजीली वो कैलकुलेट कर पाएगा वो सारी चीजें। बेसिक जो आप ग्राफिक कार्ड लेते हो उसमें वीरैम 8 आता है, बाकी उसके ऊपर आप जितना ऊपर लेवल पे जाते हो उतना 24 64 डिपेंड करता है कैसा है वीरैम एंड आपका प्रोसेसर या सॉरी आपका ग्राफिक कार्ड, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ग्राफिक कार्ड के बाद हमारा जो मेन चीज है वो है रैम। रैम बहुत क्रूशियल है आपके पूरे सिस्टम में। आपका कोर काउंट जैसा भी हो, आपका ग्राफिक कार्ड जैसा भी हो, अगर आपके पास रैम नहीं है तो आपका सिमुलेशन, आपका प्रोसेस, आपका रेंडर क्रैश हो सकता है। तो रैम बेसिकली उसका पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या करता है कि छोटे छोटे चीजें जो आप प्रोसेस करते हैं या जो प्रोसेस होने वाली है, रेंडर होने वाला है या सिमुलेशन होने वाला है, वो रैम में स्टोर करता है एंड उसको रीराइट करता रहता है एंड रीड करता है। तो आपका रैम का स्पीड जितना अच्छा हो उतना बेहतर है। ऑब्वियसली इस इंडस्ट्री में वही है कि जितना अच्छा हो आपका सिस्टम उतना आपका प्रोसेसिंग इजीली होगा। तो जो आपका कैशेज है या आपका जो रेंडरिंग है या प्रोसेसिंग है वो उसको इजीली रीड कर सकता है, जितना स्पीड हो उतना बेहतर है वैसा। तो मैं अगर मिनिमम अगर आप सीरियस है इंडस्ट्री में एंड आपको अच्छे से चीजें करना है, आउटपुट लाना है, तो मैं मेरे हिसाब से 32 GB मिनिमम है। 16 GB भी आजकल बहुत कम पड़ता है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद आप अगर कुछ ट्वीकिंग करोगे या कुछ प्रोसेस करोगे तो 16 GB पे क्रैश हो जाएगा। तो 32 GB अभी एक नॉमिनल हो गया है कि आपको मिनिमम चाहिए 32 GB। उसके ऊपर अगर आप सिमुलेशंस कर रहे हैं तो जितना आपके पास और रैम हो उतना बेहतर है। इसके बाद आता है स्पीड। मेगाहर्ट्ज में कैलकुलेट होता है MHz जो रैम पर लिखा रहता है। सो एक पुराना टेक्नोलॉजी था DDR4, वो ऑलरेडी आउटडेट हो चुका है, अभी DDR5 आ चुका है। बट DDR5 अभी इतना ज्यादा टर्म्स में नहीं है और एक्सपेंसिव बहुत है, तो उसको थोड़ा 1-2 साल और लगेगा कि वो थोड़ा नॉमिनल प्राइस पे आ जाए एंड उसका प्रोडक्शन ज्यादा बढ़े। सो आप DDR4 अभी भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ये नहीं यूज कर सकते, बट अगर आप नए सिस्टम्स बना रहे हो तो उसमें आपके रैम्स DDR5 ही चलते हैं। तो DDR4 और DDR5 ये सब टर्म्स है जो स्पीड टर्म्स है, ठीक है। तो आप DDR4 भी ले सकते हैं अगर आपके पास बजट है एंड आपके सिस्टम में चाहिए कि DDR5 है तो आप DDR5 ले सकते हैं। सो फास्टर द स्पीड द बेटर द रैम है। ऑब्वियसली आपका टास्क, आपका सिमुलेशन इजीली होगा, आपका कैलकुलेशंस इजीली होगा एंड वो रीड कर पाएगा जल्दी। रीड राइट का जो प्रोसेस है वो भी इजीली हो पाएगा। सो MHz के हिसाब से कैलकुलेट होता है, उसमें लेटेंसी करके एक चीज होती है, वो कैलकुलेट होता है कि आपका रैम कितना एफिशिएंट है एंड कितने मिली सेकेंड में डेटा रीड एंड राइट करता है वो चीज। सो DDR4 3200 MHz, 3600, 4000, 4400, फिर 6000, 6600, ये सब स्पीड होते हैं रैम के। बट आप यूजुअली 3200, 3400 या मैक्स 4000 तक जा सकते हैं। उसके ऊपर रेंज काफी हाई हो जाता है एंड बजट भी बहुत ऊपर चला जाता है। सो आप 3200 एंड 3600 का बेसिक जो रैम्स आता है वो यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है ड्यूल चैनल। एक रैम में एक सिस्टम होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके प्रोसेसर में सॉरी आपके मदरबोर्ड में 2 या 4 स्लॉट्स होते हैं रैम के। सो यूजुअली लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि मैं 32 GB का एक ले लेता हूँ या 64 GB का एक ले लेता हूँ। बट यूजुअली कैसा होता है ना, अगर आपको और एफिशिएंट बनाना है आपका रैम और अच्छे से चलाना है तो इसमें ड्यूल चैनल का एक फीचर आता है। लाइक फीचर नहीं बोल सकते, ड्यूल चैनल का एक सिस्टम है, यानी कि इसमें प्रोसेसिंग इजी हो एंड फास्ट हो, कन्वीनियंटली हो, कॉन्फ़िगरेशन इजी हो जाता है एंड बूस्ट मिलता है आपके काम को। उसमें ये चीज क्या होता है कि आप 16 GB का एक लगाने से अच्छा है आप 8 GB के 2 लगाओ, तो उसको लाइक ड्यूल चैनल हो जाएगा एंड वो डिवाइड हो जाएगा काम। तो आपका जो सिस्टम परफॉर्मेंस है वो एनहांस होगा एंड CPU को आपका मेमोरी और अच्छे से एक्सेस करने का मौका मिलेगा। तो आप अगर 32 GB सोच रहे हो तो आप 16 के 2 लो, या अगर आपके मदरबोर्ड में 4 स्लॉट्स है तो 8 GB के 4 लो। तो आपको इसे डिवाइड करना है, ऐसा नहीं कि आप 16 ले रहे हो तो मैं सिर्फ 16 का एक सिंगल लगाऊं, क्योंकि आपको हमेशा ड्यूल चैनल का ऑफर्स मिलता है जब आप रैम लेने जाते हो। तो आप ट्राई करो कि अगर आप 16 GB ले रहे हो तो 8 GB के 2 लो, अगर आप 32 GB ले रहे हो तो 16 के 2 लो या 8 के 4 लो, वैसे लाइक डिवाइड करो अपने रैम्स। सो ज्यादा कुछ नहीं, बट एफिशिएंट रहेगा वो। इसके बाद आता है हमारा SSD और हार्ड डिस्क HDD। SSD प्रेफरेबल है कि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर बूट के लिए, यानी कि सॉफ्टवेयर जहां इंस्टॉल कर रहे हो, अगर आप SSD पे करते हो तो आपका रियल टाइम प्लेबैक, रेंडरिंग, फिर रीराइट, फिर एक्सेस करना बहुत फास्ट हो जाता है, क्योंकि SSD और NVMe SSD 2 टाइप के होते हैं। उनकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। लेटेंसी, यानी कि लेटेंसी उसको बोलते हैं जो आपका टाइम जो होता है ना, फॉर एग्जाम्पल 10 मिलीसेकंड, 5 मिलीसेकंड, वो कैलकुलेट लाइक कितने टाइम में आपका डेटा प्रोसेस होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने हार्ड डिस्क में कुछ सेव किया या SSD में कुछ सेव किया है तो वो फ्रॉम माई हार्ड डिस्क या SSD सॉफ्टवेयर में आने को, लाइक रीड करने को कितना टाइम लगता है, तो उसको लेटेंसी बोलते हैं। तो वो SSD में काफी कम होता है एंड हायर स्पीड रहते हैं ऑब्वियसली। तो रीड राइट का जो डेटा होता है वो काफी फास्ट हो जाता है। तो SSD हमेशा प्रेफरेबल है क्योंकि उसके लोडिंग टाइम्स क्विकर है एंड अगर आपका कोई लार्ज प्रोजेक्ट है तो वो आपके फाइल डिस्क से जल्दी कैलकुलेट कर सकता है सॉफ्टवेयर। एंड अगर जब रेंडर सेव भी करता है तो इजीली और फास्ट तरीके से सेव कर सकता है, सिमुलेशंस भी वैसे काम करते हैं। SSDs बहुत
महंगे हो सकते हैं, 1 TB 2 TB एंड NVMe तो काफी महंगे होते हैं। NVMe नया सिस्टम है जिसमें हायर स्पीड और लोअर लेटेंसी मिलती है। ऑब्वियसली नॉर्मल SSD से बहुत बेहतर है वो, एंड ऑन द अल्टरनेट हार्ड डिस्क बैकअप्स के लिए बहुत अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा है। ऑब्वियसली वो स्लोअर है SSD से, बट उसका जो कॉस्ट है वो SSD के मुकाबले बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक अच्छा NVMe SSD लेते हो सैमसंग का 980 EVO या ऐसा कुछ, तो वो आता है आपका 16,000 17,000 का, जो कि 1 TB का होगा। और ऑन द अदर हैंड आप हार्ड डिस्क अगर लेते हो तो आपको 15-16 हजार में 8 TB मिलता है। सो दैट्स द डिफरेंस, बट आपको वही है कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा थोड़ा स्पीड में एंड प्रोसेसिंग में। मेजरली फर्क पड़ता है SSD और SSD से, बट आप काम चला सकते हो। ऐसा नहीं कि बिना SSD के काम होगा ही नहीं। आप हार्ड डिस्क लीजिए, उसमें भी 2 टाइप के आते हैं, जो RPM होता है, रीड पर मिनट जो उनका होता है, जितना फास्ट उतना लाइक उनका एक साइकिल फ्रेम होता है 5200 एंड 7200। सो आप 7200 RPM का हार्ड डिस्क ले सकते हैं, तो उसका रीड राइट का डेटा बहुत लाइक फास्ट होगा। सो ये दोनों डिफरेंस था SSD और HDD में। सो होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हो कि आपको स्पेसिफिकली क्या रिक्वायरमेंट है आपके नीड के हिसाब से एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कोर्स एंड स्पीड एंड रैम कैपेसिटी क्या होती है, या ग्राफिक कार्ड्स कैसे होते हैं, एंड क्या देखना चाहिए क्या देखना नहीं चाहिए। सो अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली अगर आप हाई एंड सिस्टम बनाते हैं तो एनीथिंग विच हैज मोर कोर्स, यानी कि ज्यादा कोर है एंड जिसमें रैम ज्यादा है, 64 128 आप घर के सिस्टम तक इजीली बना सकते हैं। आपको लाइक उसके मटेरियल्स एंड पार्ट्स मिल जाते हैं। बट अगर आप हायर और जाना चाहते हैं 256 या 512, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि उसके पार्ट्स आपको इंपोर्ट कराने पड़ सकते हैं। यहाँ पे मिलता नहीं है इंडिया में बेसिकली, एंड बहुत एक्सपेंसिव भी हो सकता है। सो अगर आप हाई एंड सिस्टम्स पे जा रहे हैं तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप राइजन जो AMD का आता है, राइजन 9 सीरीज, उसमें जो लेटेस्ट है 7950X, उसके कुछ 16 कोर्स है, आप वो ले सकते हैं। एंड रैम में एनीथिंग अबाउट 64 या 128 कॉर्सर के रैम्स आते हैं, डोमिनेटर या वेंजेंस या G-Skill के आता है, आप वो ले सकते हैं। ग्राफिक कार्ड में मेरा कोई चॉइस नहीं है, मेरा प्रेफरेंस नहीं है, बट मैं एनवीडिया प्रेफर करता हूँ। उसमें कोई स्पेसिफिक मॉडल नहीं है, बिकॉज सबके नीड्स अलग होते हैं। किसी को अगर गेमिंग करना है तो आप हायर एंड लीजिए, अगर आपको सिर्फ VFX के लिए यूज करना है तो मेरे हिसाब से जो पुरानी RTX सीरीज है 2080 या 2070, आप वो भी यूज कर सकते हैं। आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये बेसिक लाइक हाई एंड और एंट्री लेवल के हिसाब से मैंने लिख के रखा है कि अगर आपको एंट्री लेवल सिस्टम बनाना है तो आप Ryzen 5 देख सकते हैं, जिसमें 8 कोर्स होते हैं, या इंटेल के i7 देख सकते हैं। मिनिमम 16 GB लिखा है, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 32 GB मिनिमम कीजिए, एंड उसके ऊपर जितना जाओगे उतना बेहतर है। GPU के लिए GTX 1660 या जैसे मैंने कहा RTX भी ले सकते हो, बट आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। सो ओवरऑल मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अगर आप लैपटॉप सोच रहे हैं तो लैपटॉप को हटा के लैपटॉप के जो स्पेसिफिकेशंस है वो आप देखिए, एंड उसका एक सिस्टम बनाइए जो कि आपके सेम प्राइस में आपको और अच्छा सिस्टम बन के मिल जाएगा। एंड अगर इन फ्यूचर आपको कुछ एक पार्ट अगर अपग्रेड करना है, फॉर एग्जांपल आपको प्रोसेसर अपग्रेड करना है, रैम अपग्रेड करना है, या हार्ड डिस्क अपग्रेड करनी है, या SSD अपग्रेड करनी है, इजीली कर सकते हो PC में, लैपटॉप में, जबकि आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। सो मिनिमम कोई भी सॉफ्टवेयर के लिए आपका बेसिक रिक्वायरमेंट होता है 8 GB रैम, एंड प्रोसेसर में जो सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट्स है वो बेसिक होता है 4 कोर्स या 6 कोर्स, क्योंकि उनके हिसाब से बेसिक रिक्वायरमेंट इतनी कम इसीलिए क्योंकि उनको लगता है कि सिर्फ हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे एक नॉर्मल तरीके से, लाइक हमने ओपन किया एंड 2-4 चीजें की, थोड़ी छोटी मोटी मॉडलिंग कर ली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट जो हायर रिक्वायरमेंट्स रहते हैं, जब हम बड़ी एक्चुअल चीजें करते हैं, इंडस्ट्री बेस्ड चीजें करते हैं या हाई लेवल काम करते हैं, तो जितना कंप्यूटिंग पावर अच्छा हो उतना बेहतर होता है। कोई भी टर्म्स में, चाहे मॉडलिंग कर लो, टेक्सचरिंग कर लो, या एनवायरनमेंट बना लो, या FX कर लो, तो जितना आपका कंप्यूटिंग पावर अच्छा होगा, जितना आप प्रोसेस दे पाओगे उस सॉफ्टवेयर को, उतना बेहतर है। आप जब शुरुआत कर रहे हो तो ये जरूरी नहीं है कि आप पहले से एक हाई एंड सिस्टम ले एंड उस पर सीखे। आप छोटे छोटे पार्ट से शुरुआत कर सकते हैं कि आपने थोड़ा बहुत बनाया, फिर उसमें सीखा, आपने दोस्तों का हेल्प लिया या ऑनलाइन थोड़ा बहुत हेल्प लिया कि मैं इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ या कैसे यूज कर सकता हूँ। सिर्फ हर चीज सिस्टम पर डिपेंडेंट नहीं रहती। जब आप सिमुलेशन करते हैं, या आप रेंडरिंग करते हैं, या आप मॉडलिंग करते हैं, एनिमेशन करते हैं, तो उसमें एक चीज होता है ऑप्टिमाइजेशन, जो कि बहुत जरूरी है कोई भी चीजों में। आप भले ही 3-4-8 लाख का सिस्टम बना लेंगे, बट अगर आपको ऑप्टिमाइजेशन नहीं आता तो वो 8 लाख का सिस्टम भी काम नहीं करेगा। वो आपको तभी भी स्लो लगेगा क्योंकि आपने अपना सीन या अपना स्केल ऑप्टिमाइज नहीं किया है। तो ये सब चीजें हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे कि आप ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, एंड सीन स्केल एंड क्या रिक्वायरमेंट होती है, एंड कैसे काम कर सकते हैं कि आपका सिस्टम झेल पाए एंड आपको इजीली आउटपुट दे पाए। तो बात की बात है। तो मेन पॉइंट यही है कि आप चाहे जितना भी बड़ा सिस्टम बना लो, अगर आपको ऑप्टिमाइजेशन नहीं आता तो वो सिस्टम काम नहीं करेगा, लाइक फेल ही लगेगा हर चीज में। तो ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत जरूरी है। एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको दे दी, हाई एंड के हिसाब से मैंने बता दी, सॉफ्टवेयर के हिसाब से बता दी, सॉफ्टवेयर के क्या क्या यूजेज है, एंड कौन से डिपार्टमेंट के कौन से सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये सारी चीजें मैंने बता दी। सो इस टॉपिक के साथ हमारा ये वीडियो
खत्म होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम शुरू करेंगे हुडनी सीखना, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हुडनी का प्रोसीजरल सिस्टम क्या होता है, क्यों इतना स्ट्रॉन्ग है, एंड क्यों वो इंडस्ट्री बेस्ड है, एंड क्यों चलता है इंडस्ट्री में इतना। उसके बाद धीरे धीरे हम सारी चीज़ें सीखेंगे कि एट्रीब्यूट्स क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, हुडनी का यूआई कैसे काम करता है, हम उसमें रेंडर कैसे कर सकते हैं, पहला सीन कैसे बनाएंगे, लाइटिंग कैसे करेंगे, इफेक्ट्स कैसे करेंगे, एंड बहुत सारी चीज़ें इन द पाइपलाइन है जो मैं रिकॉर्ड करूंगा एंड बनाते रहूंगा। होपफुली आपको इस सीरीज में मजा आ रहा हो। अगर आपको मजा आ रहा हो तो दोस्तों तक शेयर कीजिए, उनके साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए, उनको बताइए कि ये नॉलेज ऐसी होती है वैसी होती है। अगर उनको सीखने की इच्छा है, उनको इंडस्ट्री में आना, तो उनके लिए ये हेल्पफुल होगा काफी। और अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए। एंड मैं कुछ दिनों में हुडनी का एक इन डिटेल वर्कशॉप यानी कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने वाला हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, लिंक्डइन पे, या कमेंट करके बताइए, या मुझे मेल कर सकते हैं। इसमें वन ऑन वन प्रोसेस होगा जहां मैं आपको लाइव सिखाऊंगा सारी चीज़ें, एंड उसका आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमेशा मुझसे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे और डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। जितनी भी सारी चीज़ें होगी इन डिटेल इन डेप्थ हम साथ में मिलकर सीखेंगे, एंड मैं एक एक चीज़ आपको सिखाऊंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ एनरोल कीजिए। एंड इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। सो सीखते रहिए एंड क्यूरियोसिटी बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।